आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। आसान किया कठिन किया, ठान लिया तो ठान लिया। आज आप लोग को जैसे जानते हो कि होली का त्योहार चल रहा है, फिर भी हम लोग इस काम को, अपने काम को कंटिन्यू रखें और रखना भी चाहिए। और खास करके जो बच्चे आप होली में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं उनसे तो जरूर एक बात बोलेंगे कि आप लोग होली में थोड़ा सुरक्षित रहिएगा तो बेहतर रहेगा। भले आप दुनिया वालों के लिए कुछ नहीं होंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए आप सारी दुनिया हो, ठीक ना। इसलिए होली में आप लोग एंजॉय तो करना है, लेकिन संभल के ही करना है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, अनहोनी कुछ ना हो तो बेहतर रहेगा, ठीक ना। चल, आज जो है हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। वो क्वेश्चन जो है आप लोग को क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको कवर करेंगे। और सभी देखिएगा, आप लोग इससे अनुमान लगाइएगा क्या क्वेश्चन पूछता है। और बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लोग कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे दूर के हैं, अगर वो हम लोग से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग एजुकेशन जोन का जो एप्लीकेशन है उस पर जाके आप क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिन बच्चे को अगर मान के चलिए सब्जेक्टिव में किसी चीज का डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं किस चैप्टर से आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, उसको हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग ये चीज जानकारी दीजिएगा। आज हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, तो आप लोग देखिएगा। चलते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, फर्स्ट है, देखिए 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला गया कि प्रासरण दाब निम्न में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो प्रासरण दाब है उसको किस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे पाई इक्वल टू, पढ़े थे क्या, सीआरटी पढ़े थे। पाई इक्वल टू सीआरटी पढ़ते हैं, और पाई जानते हो प्रासरण दाब है। लेकिन हमारे ऑप्शन में जो प्रासरण दाब है उसको पाई से डिनोट ना करके पी से ही डिनोट किया गया है। तो इसीलिए हम लोग खोजेंगे कौन सा है कि P बराबर CRT फॉर्मूला है, और उस हिसाब से हम लोग लगा लेंगे। तो मेरा जो आंसर है क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हम लोग को ए आएगा। तो यहाँ से अब आप लोग को दिख रहा होगा। चलेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है अर्ध पारगम झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। और ये भी देखिए आपको 2022 का पूछा हुआ है। हम लोग जानते हैं अर्ध पारगम झिल्ली और पारगम झिल्ली और अपारगम झिल्ली तीनों के बारे में बात किए थे। पारगम में आपको ये बोला गया था ना, तो पारगम वाले में विलय और विलायक दोनों के कण आर पार हो जाते हैं। अपारगम में आपको कोई आर पार नहीं होंगे झिल्ली से। लेकिन अर्ध पारगम में ये बोला गया था केवल विलायक के कण आर पार होंगे, विलय के कण आर पार नहीं होता है अर्ध पारगम झिल्ली से होकर। तो आप लोग केवल विलायक के कण आर पार होते हैं ना। इससे पहले शायद अगर मिस्टेक हो गया हो बोलने में तो ध्यान दीजिएगा। अर्ध पारगम झिल्ली से होकर केवल विलायक के कण आर पार होते हैं, विलय के कण आर पार नहीं होंगे। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग। ए में है विलय के अणु। तो बताइए क्या बोला, निकल पाते हैं। तो निकल पाते हैं कौन, तो विलायक के अणु। तो मेरा आंसर कौन आएगा, तो विलायक के अणु आ जाएगा। जिसमें हम लोग जब प्रासरण और विसरण टॉपिक पढ़े थे तो वहां पर इसको हम लोग डिस्कस किए थे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। आदर्श विलयन, तो आप देखिए फिर ये वाइस का ही पूछा हुआ है। आदर्श विलयन हम लोग पढ़े हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट का नियम क्या था कि किसी एक अवयव का आंशिक वाष्पदाब जो होता है उसके शुद्ध अवस्था के आंशिक वाष्पदाब और मूल अंश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरह दूसरा अवयव अगर बी है तो बी के शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब और उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। जो इन समीकरण का पालन करता है, यानी राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसको हम लोग आदर्श विलयन बोलते हैं। तो बोल रहा है क्या यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो थर्ड का आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर।
बोल रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, यानी कि पहाड़ पर रहे या अत्यधिक ऊंचाई दिया हुआ रहे, पहाड़ रहे या अत्यधिक ऊंचाई रहे, बोला जाएगा जल का क्वथनांक जो है कम हो जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या होता है कि वहां का वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। और क्वथनांक कम होने से आपको वहां पे पहाड़ों पर जो है खाना पकने में भी क्या होता है, अत्यधिक टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पर क्या जाएगा, वायुमंडलीय दाब का क्या होना, कम होना। 4 का आंसर आपको ए आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 5 पे। दिया है निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख गुण है। तो अनुसंख गुण हम लोग पढ़े हैं क्या। तो अनुसंग गुण धर्म होता है वासुदा में सापेक्ष अवनवन, उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनवन, प्रासरण दाब। तो चलते हैं ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो ये सभी तो आपको होगा नहीं, अर्धायु काल भी नहीं होंगे, चालकता भी नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनुसंख गुण धर्म जो है वो प्रासरण दाब होता है, ना कि प्रासरण। लेकिन आपको प्रासरण और प्रासरण दाब दोनों है, तो उस समय आप लोग लगाइएगा अनुसंख गुणधर्म क्या होता है, प्रासरण दाब। लेकिन हमारे ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, प्रासरण तो लिखा है, दाब नहीं लिखा है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमको इस प्रासरण को ही प्रासरण दाब मान के चलना पड़ेगा और अनुसंख गुणधर्म के रूप में इसको लगाएंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि प्रासरण अनुसंग गुण धर्म है, लेकिन हमारे ऑप्शन में मजबूर किया गया कि इस प्रासरण को ही क्या मानना है, प्रासरण दाब मानना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 5 का जो आंसर है ए लगाएंगे, यानी प्रासरण दाब मेरा अनुसंग गुण धर्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनवन अधिकतम होगा। आज ही हम लोग पढ़े थे हिमांक में अवनवन वाले, वो आपका था डेल्टा टी एफ इजकल टू, हम लोग को आया था के एफ एम आई लिखे थे, के एफ एम आई लिखे थे। बताइए ये क्या है, हिमांक में अवनवन है। और ये तो मान आप जानते हो जल के लिए तो सभी के लिए फिक्स होगा 1.86। सांद्रता की चर्चा नहीं किया है, तो ये सांद्रता भी सभी ऑप्शन का आप समान मान के चलिएगा। बचा कौन, ये स्थिरांक, इसके चर्चा नहीं किया है तो सबको हम समान मानेंगे, मतलब ये तो स्थिरांक हो गया, आपका स्थिर मान हो गया। केवल आई पे डिपेंड करेगा, जिसके लिए आई का मान ज्यादा आएगा उसके लिए हिमांक में जो अवनवन है वो अधिक होगा। हिमांक में अवनवन अधिकतम पूछा गया है, तो आप लोग जानते हो ये टूटेगा तो 2 पोटेशियम आएगा और 1 सल्फेट आयन आएगा। और इसके लिए आई का जो मान है वो आपका टोटल उत्पाद में 2 और 1 3 हो जाएगा आई का मान। यूरिया के लिए आई का मान आपको लिखा है कितना होगा, 1 होगा। NaCl में आप जानते हो Na प्लस और Cl माइनस बनेगा, और इसके लिए आई का जो मान है 2 आएगा। और ग्लूकोज के लिए भी आई का मान कितना आता है, 1 आता है। तो बताइए हिमांक में अवनवन किसका अधिकतम होगा, तो जिसके लिए आई का मान अधिकतम होगा, यानी आपका जो आंसर है ए चला जाएगा। और देख रहे हैं 2009 और 13 में पूछा हुआ है, इसके बाद भी पूछे गए हुए हैं, लेकिन हमारे जो उपलब्ध क्वेश्चन थे उसमें आपका 2 ही ईयर का लिखा हुआ है, ठीक ना। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है, बताइए। अनुसंग गुणधर्म पूछ रहा है, कौन नहीं है, 2010 में पूछे, इसके बाद भी पूछा गया है। बोल रहा है हिमांक में अवनवन, ये तो अनुसंग गुणधर्म होता है, ये तो आंसर होगा नहीं। वाष्पदाब में सापेक्ष अवनवन, ये भी अनुसंग गुणधर्म है। क्वथनांक में उन्नयन भी अनुसंग गुणधर्म है। प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुसंग गुणधर्म नहीं होता है, आंसर मेरा बी के साथ चला जाएगा। क्लियर है, सभी बच्चे जितने जुड़ गए सभी बच्चे को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग लेट से जुड़े हैं, अभी तक अगर सेशन को आपने लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2.34.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, यानी आपका ये दिया है चीनी का घोल। घोल में क्या होता है, तो घोल में हम लोग जानते हैं विलयन होता है, यानी चीनी का विलयन है।
जिसको हम लोग घोल बोलते हैं। ये कितना दे रखा है, तो आपको दिया है 234.2 ग्राम। अब देखिए चीनी कितना बोला है, चीनी जो है ये आपका हो जाएगा विलय। चीनी जो है ये आपको हो जाएगा विलय, और ये आपको है 34 दशमलव, चीनी जो है 34.2 ग्राम है। तो घोल का बोल रहा है मोलर सांद्रण क्या होगा। बताइए, ये भी द्रव्यमान में है, ये भी द्रव्यमान में है, तो हम लोग को यहाँ से मोललता निकालना होगा। और मोललता का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या। तो विलय का दिया गया द्रव्यमान को हम लोग WB से डिनोट करते हैं, और आणविक द्रव्यमान को MB से डिनोट करेंगे। विलायक के दिए गए द्रव्यमान को हम लोग WA से डिनोट करेंगे, और ये आप जानते हो केजी में रखना होता है। तो आप लोग को यहाँ मोललता का फॉर्मूला आ गया क्या, तो विलय का दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड आणविक द्रव्यमान, और गुणा में विलायक का द्रव्यमान केजी में रखना होता है। आप ही लोग बताइए, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो मान रख दीजिए विलय का द्रव्यमान कितना, तो 34.2 है। डिवाइड में आपका या आप विलय का करेंगे आणविक तो द्रव्यमान, यहाँ पर चीनी का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान आप है लोग को और याद हो तो समय जिसे हम 342 लेगा होते जूल हैं। सेकेंड इनवर्स 1। उसके बाद ये होता है विलायक का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान हमको मालूम है, विलय का द्रव्यमान मालूम है, तो बताइए विलायक का नहीं निकल जाएगा। तो विलायक का द्रव्यमान आप लोग क्या लगाइएगा, तो विलायक का द्रव्यमान इजकल टू होता है विलयन माइनस, विलयन माइनस विलय होगा। विलयन माइनस विलय होगा, तो आप ही लोग बताइए 234.2 में से 34.2 घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा, 200 ग्राम बचेगा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, 200 ग्राम रखते हैं, 200 ग्राम। लेकिन ये ग्राम है, हमको केजी में रखना होता है। 1000 से डिवाइड कीजिएगा, ये चला जाएगा आपको ऊपर चला जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से इसको जय हिंद उड़ाइएगा, मैं अंकित। नीचे आपको 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ से 3 चला जाएगा, और आपको ये 342 से 342, और ये 2 बच गया, यानी 1/2, यानी 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आपका क्या आएगा, 0.5 आएगा, 8 का आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। समय को किस है में मापते हैं, सेकंड 5% का कैन प्रयोग करते शुगर हैं। आइसोटोनिक है 1% घोल X के साथ, तो X का अनुभार कितना होगा। चलिए, दिया है 5% कैन शुगर दिया गया। कैन शुगर यानी आप चीनी मान के चीनी बोलते हैं, कैन शुगर यानी चीनी को। आइसोटोनिक है किसके साथ, तो एक कोई एक्स होगा जिसका 1% है। तो हम लोग प्रतिशत का मीनिंग निकालते हैं पहले। डब्लू चीनी पहले निकालिए, क्या आएगा। 5% बोला है, इसका मतलब क्या कि 5 ग्राम चीनी रहा होगा 100 ml विलयन में। आपको ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में बताए हैं कि आपका जो है यहाँ से अगर आपको पूछ लिया जाएगा आयतन कितना रहा होगा, चीनी के विलयन का आयतन कितना रहा होगा, तो आप बोलिएगा 100 मिलीलीटर होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में रहेगा, तो उसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोलते हैं। तो इसका बोला गया 5% कैन तो के 10 के शुगर, पावर माना जाता कैन है, शुगर है, इसका वही मतलब क्या, रहे थे। चीनी है। तो यहाँ पर आइसोटोनिक है 1% किसके साथ, एक्स है, तो इसको इधर लिखते हैं। डब्लू जो है हम एक्स का मान लेते हैं, दिया हुआ है 1% मीन्स 1 ग्राम, और इसका भी आयतन जो है कितना होगा, 100 ml होगा। हमने जो यहाँ पर लिखे हैं इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन बोला हम दोनों को अलग अलग लिख लिए। चीनी के लिए 5% था तो 5 ग्राम, एक्स के लिए 1% तो 1 ग्राम, आयतन 100 मिलीलीटर, दोनों में होंगे, दोनों के लिए तो परिभाषा तो सेम बनेगा। अब बोला आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक विलयन मीन्स क्या, आइसोटोनिक विलयन किसको बोलते हैं, वैसा दो विलयन जिसका अपरासरण दाब क्या हो, समान हो। यानी इसका मतलब ये करा पाई 1 बराबर क्या होना चाहिए, पाई 2 होना चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं CRT,
और इसका भी आएगा CRT। लेकिन प्रासरण दाब 1 तो ये भी आपका रहेगा इस तरह से C2T2 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर तापमान नहीं दिया है, तो हम आप लोग को बोले हैं जब तापमान नहीं दिया रहेगा तो तापमान को समान मान के चलेंगे। तो यहाँ से आपको RT और RT चला जाएगा, क्योंकि T1 और T2 भी क्या होगा मेरा समान होगा। तो आपको बच जाता है C1 बराबर C2, और सांद्रता को क्या लिखते हो, विलय की मूल संख्या डिवाइडेड विलयन का आयतन। विलय की मूल संख्या डिवाइडेड विलयन का आयतन करोगे, यहां से मूल की संख्या n2 कहते हैं ना, मूल की संख्या आपको क्या आएगा, तो मूल की संख्या जो है आपको आएगा, मूल की संख्या क्या आएगा उस चीज को देखिएगा। यहां से हम लोग चलेंगे, मूल की संख्या जो है, तो देखिए मूल की संख्या क्या आएगा, तो मूल की संख्या n1 v1 लिखिएगा, n2 v2 लिखिएगा। तो बताइए हमारे क्वेश्चन में क्या मूल की संख्या दे रखा है, तो आपके जवाब आएंगे नहीं, मूल की तो संख्या नहीं दिया है। तो मूल की संख्या कैसे निकालते हो, तो मूल की संख्या निकालते हैं दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड आणविक द्रव्यमान और विलयन का आयतन। इसी तरह 2 के लिए लिखोगे तो दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड आणविक द्रव्यमान और आयतन V2। इस तरह से आएंगे, इसी पर सबका मान हम लोग को रखना है। तो आप लोग चलिए, इसमें जो चीनी है इस तरह से आप लोग लगाते जाइएगा। चीनी वाले को W को अगर आप 1 मान लो तो आयतन को भी 1 मानना पड़ेगा, और इसके दिए गए द्रव्यमान को W2 तो आयतन को V2 मानना पड़ेगा। अब मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो देखिए W1 कितना है, तो W1 आपका चीनी है तो ये आया 5, डिवाइडेड आणविक द्रव्यमान चीनी का जानते हैं 342, आयतन हम लोग का 100 है, बराबर बराबर में W2 किसका, तो X का तो 1 है, डिवाइडेड में आपका आणविक द्रव्यमान तो निकालना ही है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, M2 निकालना ही है, विलयन का आयतन आपको 100 है। यहाँ से काटिएगा तो 100 से 100 चला जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो M2 इक्वल टू आएगा 342 डिवाइडेड 5 आ जाएगा। M2 को इधर भेजिए, 5 को नीचे और 342 ऊपर, और ये आ जाएगा आपको 68.4 आ जाएगा आंसर। मेरा जो आंसर है C के साथ चला जाएगा। हम कुछ नहीं किए, आइसोटोनिक जो दिया था इस दोनों मान को हम लिखा, W1 और V1 मान लिए, दूसरे के लिए जो दिया था उसको W2 V2 मान लिए, प्रासरण दाब का फॉर्मूला पाई1 बराबर पाई2 बना दिए, C1 RT1 था बराबर C2 RT2 था। यहां से हम फार्मूला ड्राइव करके ये वाले फार्मूला लाए, और यहां से मान रखे, मेरा आंसर क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और आंसर जो है 9 का C आ गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जितने लोग अभी तक सेशन में आ गए हैं जल्दी से इसको शेयर कर लीजिए। आप लोग अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए दोस्त से। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलयन की मोलरता, तो मोलरता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोल की संख्या डिवाइडेड विलयन का आयतन किस चीज में, लीटर में। लेकिन बताइए क्वेश्चन में मोल की संख्या नहीं दिया गया द्रव्यमान है तो वो भी जानते हैं, दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड आणविक द्रव्यमान गुना में होता है हम लोग को विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ से देखिए दिया गया द्रव्यमान कितना है 2, NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना आएगा 40, 40 जानते हो ना NaOH आपका ये कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 आएगा, कितना आणविक द्रव्यमान 40। विलयन का आयतन देखो मिलीलीटर में दिया है 200 मिलीलीटर में है, लेकिन इसको रखना होता है लीटर में, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा ऊपर, और इस तरह से हम लोग को आ जाएगा। तो आपको यहाँ से दिखेंगे 3 से 3 शून्य चला जाएगा, बचा 2 से 2 और बच जाएंगे 1/4, यानी आपको आएगा 0.25 आ जाएगा आंसर।
और यहाँ से आपको आंसर ए आ जाएगा। 10 का आंसर आपको ए आ जाएगा। आपको सॉल्यूशन के साथ मिल रहे हैं 11। इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? हिमांक बिंदु न्यूनतम है तो हम लोग जानते हैं हिमांक में क्या होता है, अवनमन होता है। हिमांक में अवनमन होता है तो फिर से डेल्टा टी एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं के एफ एम आई। तो जिसके लिए आई का मान ज्यादा होगा उसका हिमांक अवनमन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हिमांक भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो चलेंगे हम लोग इसमें देखते हैं सभी का सांद्रता अलग अलग है। तो इसके लिए तो आई का मान सभी बचे 2। इसके लिए आपका 1 मैग्नीशियम 2 आयोडीन, आई का मान 3। और यहां से देखिए आई का मान ये एसिटिक आपका इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल यहाँ से अलगा टूटेगा, कमजोर वैद्युत अपघट्ट होते हैं। इसके लिए आई का मान जो है बहुत ही कम होंगे, लेकिन लगभग अभी मान लेते कि ना 2 ही मान लेते हैं। MgSO4 के लिए आई का मान आपका कितना है, तो आई का मान आपका कितना है, तो 2 आ जाएगा। ये आपका कमजोर वैद्युत अपघट्ट है और कमजोर वैद्युत अपघट्ट का जो है आई का मान बहुत कम आता है। इसीलिए हिमांक में अवनमन अधिकतम होने के लिए, अवनमन अधिकतम होगा मतलब कम अधिकतम होगा तो हिमांक बिंदु भी क्या होगा, कम होगा। तो आपको यहाँ से हिमांक बिंदु बोला गया न्यूनतम होना चाहिए, मीन्स अवनमन ज्यादा होना चाहिए। हिमांक जितना ज्यादा घटेगा, हिमांक जितना ज्यादा घटेगा उसका हिमांक उतना क्या होगा, कम होगा। मीन्स आई का मान ज्यादा हमको ढूंढना है। तो चलेंगे हम लोग यहाँ से। इसके लिए तो आई का मान बहुत कम आएगा, पहले ही हटाइए। अब इसके लिए आई का मान 2 है। सबका सांद्रता समान नहीं है, सांद्रता अलग अलग है। तो हम लोग को सांद्रता अलग अलग है तो यहाँ पर इस दोनों का गुणनफल देखना पड़ेगा। जब सांद्रता नहीं दिया रहता है तो हम लोग सांद्रता को समान मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे सांद्रता अलग अलग है तो दोनों का गुणनफल देखना पड़ेगा। तो सांद्रता है 0.01, आई का मान 2 दिया आएगा 0.02 आएगा। और यहाँ पर गुणनफल आएगा आपको 0.005 गुना 3 करोगे, ये आएगा 0.015 आएगा। यहाँ पर करेंगे तो 0.005 गुना 2 करोगे तो ये आएगा आपको 0.010 आएगा। बताइए कौन मान बड़ा है? तो 0 के बाद इसमें 10 है, इसमें आपको क्या है, इसमें 0 के बाद 2 है और यहाँ पे आपको 0 के बाद 15 है। 3 अंक इसमें दिया है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक बनाओगे तो ये देना पड़ेगा हमको 0। ये हो गया 20, ये 15 और ये हो गया 10। तो सबसे ज्यादा आई का मान और सांद्रता का गुणनफल इसका है, इसलिए आंसर 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जितने बच्चे हैं जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। सभी बच्चे को गुड इवनिंग, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मानव रक्त का पीएच होता है, मानव रक्त का पीएच ध्यान रखिएगा 7.4 होता है। यानी मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय माध्यम के होते हैं। अब चलेंगे 13, यहाँ से दिया है वन ड्रॉप गुणांक 2.74 है तो विघटन स्तर होगा। विघटन स्तर हम लोग यहाँ से करेंगे तो मानिए आपका जो है BaNO2 का होल 2 है। जब ये टूटेगा तो आपको आएगा Ba+2 माइनस आएगा यहाँ से। अगर मान लीजिए इसका 1 मोल है, इसमें से अल्फा चला गया तो ये आपको बनेगा अल्फा और ये बनेगा 2 अल्फा। यानी इसके 1 मोल से ये बनेगा 1 मोल और ये बनेगा आपको कितना, 2 मोल। इसके 1 मोल से ये 1 मोल, ये 2 मोल। तो हम मानते हैं कि इसमें से आपका अल्फा टूटा तो ये अल्फा बना और ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। यानी जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा, उसका दुगुना ये बनेगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो टोटल बताइए यहाँ से क्या आएगा।
तो कुल मोल की संख्या बताइए, विघटन के बाद कुल मोल की संख्या, कुल मोल की संख्या, कुल मोल की संख्या बताइए विघटन के बाद कितना है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, आया है 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। विघटन के बाद आपको ये बचा है 1 माइनस अल्फा, ये बना अल्फा जोड़ दिए, ये बना 2 अल्फा, तो 2 अल्फा। तो बचा क्या, तो एक से एक चला गया, एक से एक चला गया, तो बचा 1 प्लस 2 अल्फा। अब चलिए हम लोग यहाँ से बात करें, तो हम लोग आई इजकल टू पढ़ते हैं, आई इजकल टू पढ़ते हैं विघटन के बाद कुल मूल की संख्या। तो विघटन के बाद कुल मूल की संख्या कितना, तो 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड विघटन के बाद कुल उससे पहले, विघटन के बाद 1 प्लस 2 अल्फा, उससे पहले कितना, तो नहीं कुछ तो कितना, एक मूल था पहले, तो एक। तो यहाँ से हम लोग को आई इजकल टू आया 1 प्लस 2 अल्फा आया। अब जो है यहाँ से आई का मान देखिए कितना दिया है, 2.74। तो रखिएगा 2.74 बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। एक को इधर कर लीजिए, एक को इधर कीजिएगा, तो बचेगा 2 अल्फा इजकल टू, 2 अल्फा इजकल टू 1.74, ये आएगा 1.74 आएगा। और यही होता है अल्फा। अल्फा मीन्स क्या, क्या पूछा गया हमको, तो विघटन स्तर क्या होगा। तो विघटन स्तर, विघटन कौन है, अल्फा ही तो है विघटन। तो यहाँ से बताइए हमको आ रहा है क्या, तो 2 अल्फा इजकल टू है हम लोग को 1.74। तो बताइए ना अल्फा इजकल टू 1.74 और डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 2। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.87 आएगा। आपके मन में आएगा ऐसा आंसर नहीं दिया है, देखो ना हमारा विघटन स्तर प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यह हो जाएगा हम लोग को 87% आंसर हो जाएगा, और आंसर बी के साथ चला जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक जलीय घोल का हिमांक कितना दिया है, अगर के एफ इतना है, हिमांक, एक जलीय घोल का हिमांक कितना दिया है, के एफ का मान दिया है, डेल्टा टी एफ आपको दे रखा है 0.186, और के एफ आपको दे रखा है कितना, 1.86, और यहाँ से के बी दे रखा है आपको 0.512। तो जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी पूछा जा रहा है। तो बाबू आप लोग नहीं जानते हो फॉर्मूला, डेल्टा टीबी डिवाइडेड डेल्टा टी एफ अब बराबर में होता है के बी और डिवाइडेड में होता है के एफ। मान रख दीजिए ना, तो डेल्टा टीबी और डिवाइडेड डेल्टा टी एफ का मान कितना, डेल्टा टी एफ का मान देखिए ना 0.186 है, बराबर के बी का मान 0.52 है, के एफ का मान देखिए ना 1.86 है। तो चलिए यहाँ से हम डेल्टा टीबी इक्वल टू एक काम करते हैं, इसको उठा के उधर कोना में लिख दीजिए, इसको उठा के कोना में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू 0.186 आ जाएगा, ये मान आएंगे। इसको उड़ाइएगा, इसको उड़ाइएगा तो ऊपर में जाएगा 100, ऊपर में जाएगा 100, और इसको उड़ाइएगा नीचे में आएगा 100, फिर इसको उड़ाइएगा तो इसके जगह आएगा आपको 1000, ऐसे आएंगे। तो बताइए ना 100 से 100 चला गया, या ये दशमलव उड़ाए तो ये दशमलव उड़ गया, जैसे करना है, ये दशमलव उड़ाओ, ये दशमलव उड़ाओ, बात बराबर। बचा ये वाले 1000, 186 से गया 186 गया, तो बचा कितना, डेल्टा टीबी इक्वल टू, तो बचा 0.0 कहते हैं 52 डिवाइडेड क्या बचा, 1000 बचा। आप ही लोग बताइए 52 डिवाइडेड 1000 करेंगे तो आप ही लोग बताइए ना कितना आएगा, 52 डिवाइडेड 1000। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर हम लोग अगर देखें तो ये आ जाएगा आपको कौन सा, ये आ जाएगा आपको डी वाले आ जाएंगे, आंसर आपका क्या आएगा, डी में आएगा। यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ हम मान क्यों रखे,
तो देखिए माइनस इतना दिया, तो जल का हिमांक जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बोल रहा है जलीय घोल का हिमांक कितना है, -0.186 है। तो आपको हिमांक में अवनवन दे रखा है कितना, तो जल का तो 0 डिग्री सेल्सियस खुद का होता है, घटा कितना से, तो 0.186 से घटा, इसलिए हिमांक का अवनवन जो है हम माने 0.186। कभी भी क्वथनांक उन्नयन हिमांक का अवनवन जो है उसके मान हम लोग पॉजिटिव मान को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना से ये घटा है, हमको चेंज निकालना होता है, और परिवर्तन जो है वो कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है दिया है, अगर n घुल पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या, तो घुल का मोल प्रभाज्य, तो हम लोग घुल के लिए तो जानते हैं X(n/n+n) होता है। कॉपी में मिलाइए, आंसर आपको चला आएगा बी के साथ, 15 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी सांद्रता इकाई तापमान से स्वतंत्र होती है, कौन सी सांद्रता इकाई तापमान से स्वतंत्र होती है, तो कौन होता है, तो मोललता तापमान से स्वतंत्र होता है, क्योंकि नॉर्मलता होता है ग्राम समतुल्यांक डिवाइडेड विलयन का आयतन, जिसमें आयतन आ गया ना, आप जानते हैं भी समानुपाती चार्ल्स के नियम से, आप तापमान बढ़ाओगे आयतन बढ़ेगा, और जिसमें आयतन चल आएगा वो सांद्रता बदलेगा। नॉर्मलता में आयतन आता है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। मोलरता में भी होता है विलय की मूल संख्या डिवाइडेड विलयन का आयतन, और यहाँ देखिए भार आयतन अनुपात दिया, मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिया, जिसमें आयतन चल आएगा सब तापमान से प्रभावित होगा। कौन कौन तापमान से स्वतंत्र होता है, मोललता स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान प्रतिशत स्वतंत्र होता है, उसके बाद मोल अंश आपका स्वतंत्र होता है तापमान से। ये चीज ध्यान रखिएगा, बाकी सब तापमान से प्रभावित होते हैं। तो 16 का आंसर ए आएगा, स्वतंत्र वाले। अब है दो द्रव का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पे उबलता है, उसको एजियोट्रॉप्स कहते हैं। एजियोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? दो अलग अलग द्रव को आप मिलाइए, दो अलग अलग द्रव को मिला दीजिए, जब उसको आप बॉयल कीजिएगा गर्म करने के बाद, हमेशा दोनों अवयव का संगठन उस विलयन में अनुपात दोनों अवयव का समान रहेगा, उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी विलयन या नियत क्वथनांकी विलयन बोलते हैं। उसी का इंग्लिश होता है एजियोट्रॉप्स, और इसलिए मेरा आंसर चला जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र जल का परिसारक दाब यानी प्रासरण दाब लगभग होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने वाले होते हैं, 30 एटीएम याद रखिएगा। समुद्र जल का जो प्रासरण दाब है वो कितना होता है, 30 एटीएम होता है, इसको आप लोग याद ही रखिएगा। अब है 19, शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल जानते हो उदासीन होता है, और उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विलयन के अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण है। अनुसंख गुणधर्म देखिए कौन आएगा, क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख गुणधर्म होता है। 20 का आंसर आपके सामने सी आ गया। 21, निम्नलिखित में कौन अनुसंख गुणधर्म नहीं है, तो बताइए। अब बोल रहा है वाष्पदाब, तो देखिए हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, वाष्पदाब का सापेक्ष देखिए ना, यहाँ छूट गया क्या, सापेक्ष अवनमन बताइए। और प्रकाशीय सक्रियता, तो अनुसंख गुणधर्म कौन नहीं है, तो सी नहीं है अनुसंख गुणधर्म। 21 का सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, किस घोल का प्रासरण दाब संबंधित दिया है, तो देखिए यहाँ से पाई बराबर हम लोग पढ़ते हैं CRT, और इसी को हम लिख सकते हैं CST। R या S एक ही टर्म होते हैं, R के स्थान पर S का प्रयोग करते हैं। तो बताइए आप पाई बटा C कर दें बराबर ST नहीं लिख सकते हो, आंसर मेरा डी के साथ चला गया। पाई डिवाइडेड C बराबर ST मेरा डी के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है, सॉल्यूट मीन्स क्या, विलय। तो देखिए ना
आपका सॉल्यूट x सॉल्यूट इक्वल टू n डिवाइडेड ये आ जाएंगे आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। 24 परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है जिसको ए से डिनोट करते हैं वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के होता है। तो आंसर 24 का क्या चला जाएगा हम लोग को? सी चला जाएगा। 25 है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो हम लोग जानते हैं पी नॉट माइनस पी एस, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। सापेक्ष या आपेक्ष एक ही टर्म होते हैं। मेरा आंसर बी के साथ चला जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड पी नॉट। 26 निम्न में कौन सा राउल्ट नियम है? तो राउल्ट नियम क्या पढ़ते हो? एक अवयव का तो यहाँ से पी नॉट ए एक्स ए ऐसे करके पढ़ते हैं। तो बताइए, तो यहाँ पर ए बी नहीं दिया है तो सीधा पी इक्वल टू क्या लिखिएगा? पी नॉट एक्स लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? पी नॉट एक्स। तो मेरा आंसर ए के साथ चला जाएगा। हम लोग अवयव ए और बी मान लेते हैं तो आंसर इस तरह से हम लोग लिखते हैं, लेकिन जब इसमें नहीं माना गया है तो P इक्वल टू क्या? पी नॉट ए शुद्ध अवस्था का और मोल अंश इसका। तो आंसर मेरा 26 का ए आ गया। 27 बोल रहा है पी भी, बताइए पी भी बराबर एनआरटी। एनआरटी पढ़ते हैं, अगर मूल की संख्या 1 हो तो आपका क्या हो जाएगा? पी भी बराबर आरटी हो जाएगा। आप ही बताइए ना, यहाँ से पी को आप पाई भी मान सकते हो। पी को हम क्या मानते हैं? पाई भी मानते हैं। पाई भी बराबर एनआरटी। मूल की संख्या 1 हो तो बोल रहा है इस फार्मूला में एस का मान है, तो हम जानते हैं आर के जगह एस को रख सकते हैं आर के मान के बराबर। सही बात है, एस का जो मान है आर के मान के क्या होता है? बराबर मान के हम लोग चलते हैं। तो ये मेरा आंसर 27 का ए आ गया। 28 आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयव के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। आदर्श विलयन में हम लोग पढ़े एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है, लेकिन एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है? तो वो आपका धनात्मक होता है। तो आंसर मेरा ए चला गया। 29 आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनका बराबर होता है। क्या बराबर होता है? प्रासरण दाब बराबर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक विलयन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए आ गया। मजा आ रहा होगा सेशन में, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए आप लोग को यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ेगा, एजुकेशन जोन हसनपुर से। जो लोग अभी भी बहुत लोग सेशन को लाइक नहीं किए, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, आप ही लोग के लिए मेहनत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो क्वथनांक में अधिकतम के लिए डेल्टा टीबी इक्वल टू लगाइए ना, केबीएमआई। केबीएमआई तो किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो बताइए फिर से, सभी में आपको सांद्रता एक में आपको अलग दे दिया है। तो चलिए हम लोग जब सांद्रता समान नहीं रहेगा तो एम आई का गुणनफल निकालेंगे। तो इसका सांद्रता है 1 गुना आई का मान आएगा 2, एगो सोडियम एगो हाइड्रोक्साइड आयन 2, तो इसका आया 2 गुणनफल। इसका कीजिएगा, इसका सांद्रता 1, इसका भी 2 आएगा और इसका भी गुणनफल 2। एक आएगा अमोनियम आयन, एक आएगा नाइट्रेट आयन, यानी मिलेगा NH4 प्लस और NO3 माइनस मिलेगा, 2 आयन मिलेंगे। यहाँ पर 0.1 गुना 0.1 गुना और 2 सोडियम 1 सल्फेट 3 करोगे और ये आ जाएगा आपको 0.3 आएगा। इसका निकाला जाएगा तो आएगा 1 गुना 1 पोटेशियम 1 नाइट्रेट आयन 2, यानी 2 आएगा। बोल रहा है किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, यानी उसका क्वथनांक अधिकतम होगा जिसके लिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? अधिकतम होगा। क्योंकि जल का तो क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, जिसका क्वथनांक में उन्नयन मीन्स क्या? बढ़ना। जिसके लिए एम और आई का गुणनफल अधिकतम आएगा उसका क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा। जिसका क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन देखिए हमारा जो यहाँ ये दिया है सांद्रता गड़बड़ करके दिया है। यहाँ पर 1 दशमलव होता, 1 दशमलव नहीं,
एक होता, जैसे इस सब में है ना उसी तरह ये पॉइंट इधर होता बाबू, ठीक ना। यानी सबकी सांद्रता समान लिया गया था, सबकी सांद्रता समान लिया गया था, क्योंकि इन सभी ऑप्शन में माने तो सब में मेरा 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 आया, मेरा आंसर 3 हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर हम 1.0 माने तो आपको यहाँ पर ये तब क्या हो जाएगा, ये अगर दशमलव नहीं होता तो ये मान आता 3, और सबसे ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन इसका होता, और आंसर मेरा चला जाता बी के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा 31। एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर इतना है, वायुमंडल सांद्रण क्या होगा। तो पाई बराबर हम लोग CRT पढ़ते हैं ना, पाई बराबर CRT। तो दिया है कितना, हाँ, एक प्रासरण दाब 300 केल्विन पर इतना है, तो प्रासरण दाब दे रखा है 0.0821 दिया है। सांद्रता पूछा जा रहा है, सांद्रण क्या होगा। आर का मान हम लोग जानते हैं 0.0821 रखना होता है, और ये 300 आपका दिया है, तापमान 300 है। तो ये से ये चला गया, बचेगा यहाँ पे नहीं कुछ तो एक, तो सी बराबर हो जाएगा आपको 300 का ला लीजिए इधर, तो 1/आएगा 300। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 1/300 कीजिएगा, 1/300, तो 0 आएगा आपका 0.003 आएगा, यानी आपका आएगा 0.003 आएगा। और ये आंसर मेरा डी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर एक 0 मिस है, ठीक ना, एक 0 मिस है आपका, एक और 0 होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। HCl और H2O के स्थिर क्वाथीय मिश्रण में होगा, स्थिर स्थिर क्वाथीय मिश्रण में होगा, तो 20 आपका जो है ये आंसर डी के साथ चला जाएगा, ये आंसर डी के साथ चला जाएगा। 32 का जो आंसर है आप लोग को डी के साथ चला जाएगा। थोड़ा दे इसको, है ना, आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, ये आपका 32 है। तो देखते हैं 32 का जो है आपको डी ही जाएगा, 32 का आंसर डी। 33, प्रासरण दाब बढ़ता है जब, तो पाई बराबर हम लोग जानते हैं क्या, CRT जानते हैं। जब बोल रहा है तापक्रम बढ़ता है, सही बात है, तापमान बढ़ाओगे प्रासरण दाब भी बढ़ेगा। मेरा आंसर है इनमें से यही चला जाएगा, तापमान बढ़ाने से प्रासरण दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। सांद्रता बढ़ाने से भी प्रासरण दाब क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन दिया है आयतन बढ़ता है, तो आयतन बढ़ता है, गलत बात दिया है। पाई बराबर इसको सांद्रता को लिखोगे N/VRT। अगर आयतन बढ़ा देंगे तो प्रासरण दाब घटेगा, तो मेरा आंसर ए के साथ चला गया। 33 का जो आंसर है वो ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, बर्फ में नमक मिला देने पे बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण है, बताइए। बर्फ का हिमांक हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसमें आप नमक मिला देते हो तो उसका हिमांक घट जाता है, इसका रीजन है हिमांक में अवनमन। अरे आपका घट गया मीन्स क्या, नमक आई का मान नमक के लिए कितना होता है, तो नमक होता है NaCl, और इसके लिए 1/2 गुणांक कितना आएगा, 2 आएगा। यानी हिमांक में अवनमन हो जाता है, हिमांक में जैसे ही नमक मिलाओगे हिमांक घट जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। अरे सीधा देखो ना, बोला कम हो गया, कम हो गया मीन्स क्या, घट गया, आंसर सी के साथ। 35, 1 मोलर चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन 1 मोलर सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होता है, बताइए हिमांक अवनमन। इसके लिए लगाइएगा डेल्टा TF = KF/MI। चीनी के लिए लगाओगे, चीनी के लिए आई का मान जानते हैं 1 होता है, तो चीनी के लिए आएगा KFM आ जाएगा, क्योंकि चीनी के लिए जो है आई का मान 1 होता है। नमक के लिए, नमकीन बोला है, उसके लिए लगाइएगा KFMI, नमक के लिए लगाइएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मीन्स क्या, सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, इसके लिए आई का मान क्या आएगा, 2, तो यहाँ आएगा आपको KF M गुना 2 आएगा, मतलब
इसका हिमांक केवल KFM है, जबकि इसका हिमांक अवनमन KFM गुना 2 है। मतलब सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होता है। सभी लोग बताइए, चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन एक मोलर सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होता है। सोडियम क्लोराइड वाले से पूछ रहा है, सोडियम क्लोराइड वाले से पूछ रहा है इसका क्या होता है, तो इसका क्या हो रहा है, हिमांक अवनमन कम हो रहा है। तो आंसर किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। 35 का जो आंसर है आपको बी के साथ चला जाएगा, कम होता है, क्योंकि नमक वाले में हिमांक अवनमन में 2 से गुना है, तो ये ज्यादा कमेगा, ये कम कमेगा। क्वेश्चन नंबर 36, ग्लूकोज विलयन की तुलना में इतना विलयन का हिमांक अवनमन होगा। दोनों को देखिए सांद्रता समान दिया, फिर से डेल्टा टी एफ इक्वल टू कीजिएगा। ग्लूकोज के लिए KFM आई का मान आपको यहाँ से ग्लूकोज के लिए भी 1 होता है, सीधा होगा KFM होगा। फिर क्या दिया, MgCl2, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आप कीजिएगा KFM आई कीजिएगा। आई का मान आपका KFM, MgCl2 के लिए आई का मान कितना आएगा, 3 आएगा। क्या बोला, ग्लूकोज विलयन की तुलना में, ग्लूकोज से तुलना करना है कि MgCl2 का हिमांक में अवनमन होगा, ग्लूकोज से अब तुलना करना है। ग्लूकोज से क्या होगा, 3 गुना कम होगा। तो बोल रहा है कि समान होगा, गलत, लगभग 2 गुना, तो लगभग 3 गुना कम होगा। हिमांक अवनमन क्या होगा, इसमें 3 गुना होगा, किसके तुलना में, ग्लूकोज की तुलना में। आंसर आपका सी चला गया। क्वेश्चन नंबर 37, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल्व विलयन में। ये आपको पता नहीं, चैप्टर नंबर 5 का एक क्वेश्चन ये चला आया, इसमें कोई बात नहीं है। 37 का आंसर सी रखिएगा ध्यान में। 38, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आप लोग को याद हो, इसका आंसर जो है हम लोग को आया था 68.4 आया था, आंसर नॉट हो जाएगा। ये हम लोग को बना चुके थे, ये वाले हम लोग बना चुके थे ना। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 38 आपको सेम टू सेम किस क्वेश्चन के समान है वो हम आपको दिखा देते हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन था वो दिखा देते हैं, शुरू में ही आया था हम लोग को। आपको आया था 5%, ये रहा 0.5 रहा। यही क्वेश्चन था ना आपका, सेम टू सेम क्वेश्चन है यही वाले, और इसका आंसर हम लोग को क्या आया था, 0.5 आया था। तो 0.5 आया था, सेम क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं है हम लोग को, सेम क्वेश्चन था। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी था वहां पे चले, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा, इसको हटाइए, ये नहीं था आपका, क्या था 0.5 आंसर था। 0.5 किसी में नहीं है, इसलिए आंसर डी के साथ चला गया। चलते हैं 39, इसके लिए वांट ऑफ गुणांक पूछ रहा है ना, CaNO3 का होल 2, ये टूटेगा तो आपको कैल्शियम आयन प्लस 2 आएगा नाइट्रेट आयन, तो यहाँ से आई का जो मान है वो आपको 3 चला आएगा, आई का मान 3 चलाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता है, मोललता। फॉर्मलता जो है वो मोलरता के समान होता है, तो आंसर 40 का डी चला गया। घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल के मोल की संख्या बताइए ना, प्रति केजी विलायक, घोलक मीन्स क्या, विलायक, प्रति केजी विलायक में उपस्थित घुल के मोल संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं। आंसर आपका डी के साथ चला गया। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन का उबलता है, उसको हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 53 कहते हैं 43, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं, तो अर्धपारगम झिल्ली से केवल कौन निकलता है, तो विलायक के कण आर पार होते हैं केवल अर्धपारगम झिल्ली से।
चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा? किसका क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा? आप लोग के लिए ये होमवर्क में रहेगा, आप लोग बनाइए और इसका आंसर बता देते हैं। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसका आंसर जो है आपको सी के साथ जाता है। और इस तरह से हम लोग को आज का जो सीरीज है वह खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो जल्दी से आप लोग यस टाइप कीजिए। और आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोग होली अच्छे से मनाइएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। आप लोग अपनी सावधानी बरतेंगे जरूर। सभी बच्चे को मेरे तरफ से गुड इवनिंग, राधे, गुड इवनिंग। आपका अभी तो शाम ही चल रहे हैं ना हम लोग को, लेकिन फिर भी जिनको गुड नाइट बोलना है गुड नाइट बोलिए। तो सभी बच्चे को राम राम, राधे राधे, गुड नाइट। आज के लिए बस नहीं।